हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है एक और अपने कंपनी लॉ के लेक्चर के अंदर। कंपनी लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देखे गए थे पिछली परीक्षा के अंदर, तो उसी को आधार लेते हुए हमने ऐसा प्लान किया कि क्यों ना एक बार कंपनी लॉ को क्विकली क्या किया जाए, रिवाइज़ किया जाए, देखा जाए। तो इसी कड़ी में हमने पिछले लेक्चर में जनरल मीटिंग तक के चीज़ें देखी थी अलग अलग, जिसके अंदर आपका सबसे पहले कंपनी के बेसिक्स, उसके टाइप्स, फिर उसका इनकॉर्पोरेशन, फिर मेमोरेंडम आर्टिकल, फिर प्रॉस्पेक्टस, फिर अलॉटमेंट, फिर शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, चार्जेस, बोरोइंग पावर्स और इस तरह की चीज़ें हमने देखी थी। अब आते हैं जनरल मीटिंग के अंदर। जनरल मीटिंग भी हालांकि स्पेसिफिकली आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक आइडिया आपको होना चाहिए। बेसिकली जनरल मीटिंग क्या होती है? देखिए, कंपनी जो है वो कंपनी भी एक डेमोक्रेसी की तरह चलती है, एक लोकतंत्र की तरह चलती है, किससे? बहुमत से चलती है। अब लोकतंत्र में आप देखते होंगे दो तरह के हाउसेज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिनके अंदर कोई भी काम करना होता है तो बहुमत के साथ किया जाता है। मेंबर्स जो है वहाँ के वोटिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं। ठीक इसी तरीके से कंपनी के केस में भी जो कंपनी के ओनर होते हैं, यानी शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। ठीक है, और वहाँ उस मीटिंग में क्या लिए जाते हैं? कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। किसी भी तरह का कंपनी का डिसीजन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं ले सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन लोग हैं? जो कंपनी को चला रहे हैं। अगर वो उनकी पावर में नहीं है तो फिर वो कौन काम करेंगे? कंपनी के ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स। कहाँ? मीटिंग के अंदर। अब ये जो मीटिंग होती है इसको बोलते हैं जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग, मतलब साधारण सभा। साधारण सभा किसकी होती है? ये मेंबर्स की, कंपनी के सदस्यों की। अब ये जो मीटिंग है, सुनना ध्यान से, इस मीटिंग में दो तरह के काम हो सकते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। यहाँ बिज़नेस का मतलब व्यापार से नहीं है, यहाँ बिज़नेस का मतलब है कि जो जो काम होंगे उस मीटिंग में उनको बोलते हैं बिज़नेस। एक होता है ऑर्डिनरी यानी सामान्य, एक होता है स्पेशल, मतलब ये खास बिजनेस है। अब सुनना, चार काम ऐसे हैं जिनको हम ऑर्डिनरी कहते हैं, सामान्य काम है। सबसे पहला, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं साल भर के, मान लो 21-20 साल है, सॉरी 21-22 ईयर है जो फाइनेंशियल ईयर, वो ख़त्म हुआ है, और इसके बाद जो मीटिंग होगी उसके अंदर सबसे पहला काम तो क्या होगा? ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 21-20 के, इनको अडॉप्ट करना। अडॉप्ट करने का मतलब, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर ने ऑडिट की होगी और उसकी रिपोर्ट होगी, वो मेंबर सदस्यों के सामने रखी जाएगी मीटिंग में और वो उसको क्या करेंगे? स्वीकृति देंगे। दूसरा, मीटिंग में क्या करना? डिविडेंड के ऊपर डिसीजन लेना, डिविडेंड कितना देना और कितना नहीं देना। तीसरा, कंपनी के जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नए अपॉइंट करना। और चौथा, कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो जो रिटायर हो रहा है उसको क्या करना? वापस से लगाना। ठीक है, ये चार बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी, सामान्य बिजनेस। क्या बोलते हैं? ये सामान्य गतिविधियां हैं जो होती ही होती है इन मीटिंग के अंदर, तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्डिनरी बिजनेस। और ये कहाँ डिस्कस होती है? एजीएम में। उसको क्या बोलते हैं? एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा। मतलब ये वार्षिक, साल में एक बार ये मीटिंग होगी ही होगी, और उसमें ये चार बिजनेस डिस्कस होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके लिए मेंबर्स को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो कंपनी के सदस्य हैं एजीएम में आ रहे हैं, इनका मतलब कि ये चार काम तो होंगे ही होंगे। इनके अलावा दूसरे जितने भी कार्य होने हैं वो सारे क्या होते हैं? स्पेशल बिजनेस होते हैं। मतलब इसके अलावा कोई कंपनी नया इन्वेस्टमेंट कर रही है, अमाल कमीशन कर रही है, कोई भी डिसीजन लेना चाह रही है कंपनी, तो वो एक खास स्पेशल बिजनेस है। और उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पहले जो नोटिस जाएगा मीटिंग का, उसके अंदर पूरी डिटेल बतानी होगी कि भाई ये इसके ऊपर डिसीजन होगा, ताकि जो कंपनी के मेंबर मीटिंग में आ रहे हैं उनको पहले से पूरी जानकारी हो कि भाई ये डिसीजन होने वाले हैं, ये इसके फ़ायदे हैं, ये इसके नुकसान हैं।
तो आपको सारी डिटेल कंपनी का जो नोटिस जाएगा मीटिंग का, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, उसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी। किसकी? स्पेशल बिजनेस की। और ऑर्डिनरी के लिए ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सामान्य है, हर साल होता है। तो मीटिंग है 2 प्रकार की होती है, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब ये असामान्य है, ये जब ज़रूरत पड़े तब मीटिंग बुला सकते हो, लेकिन ये साल में एक बार ये तो होना ज़रूरी है। और जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें 4 बिजनेस होते हैं, ऐसे 4 काम ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। और इसके अलावा कुछ हो सकता है डिस्कस, उसके अलावा भी डिस्कस हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल बिजनेस। ठीक है, मतलब ये विशेष कार्यक्रम है उस मीटिंग के अंदर जो डिस्कस होगा, ये ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ही होगा। क्या बताओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में कोई ऑर्डिनरी बिजनेस हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब जो सामान्य नहीं है, मतलब यहाँ के सारे बिजनेस कैसे होंगे? स्पेशल बिजनेस होंगे। ठीक है, कुछ खास बात होगी तभी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुला रहे हो। ठीक है, ऑर्डिनरी काम के लिए, सामान्य काम के लिए तो एजीएम हो ही रही है। चलिए, जैसे बीच में ऑडिटर को हटाना है, ऐसा कोई भी डिसीजन लेना है, और बस इसमें ध्यान एक ही रखना है कि इसका जो नोटिस जाएगा उसके अंदर आपको पूरी डिटेल देनी होगी। ठीक है, फिर मीटिंग कौन कॉल कर सकता है? तो बोर्ड के पास पावर होती है। बोर्ड का मतलब सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर। एक अकेला डायरेक्टर बुला सकता है क्या मीटिंग? नहीं। ठीक है, और एक केस में हम पढ़ेंगे शेयर होल्डर्स भी बुला सकते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो भी अपने आप से मीटिंग कॉल कर सकते हैं। उनको लगता है बोर्ड तो मीटिंग बुला नहीं रहा है और हमें कुछ ज़रूरी डिस्कस करना है, तो अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो मेंबर्स भी कॉल कर सकते हैं मीटिंग। जो कंपनी के मीटिंग का नोटिस होगा वो कम से कम 21 दिन का नोटिस होना चाहिए, 21 डेज़ का। 21 क्लियर दिन, मतलब मीटिंग से 21 दिन पहले आपको नोटिस देना चाहिए कंपनी को। फिर कंपनी की एक कोरम होती है मीटिंग के अंदर। कोरम का मतलब होता है किसी भी मीटिंग के अंदर, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे विधानसभा, हर किसी में कोरम होती है। कोरम का मतलब कुछ न्यूनतम सदस्य उसमें बैठक में मौजूद होने चाहिए, अदरवाइज उस बैठक का कोई मतलब नहीं है, वो बैठक वैलिड नहीं है। मतलब कहने का ये है, देखो कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई है, एक भी शेयर होल्डर नहीं आया और डिसीजन ले लिया और वहाँ निर्णय लेके सबको बता दिया, ये गलत है। कम से कम न्यूनतम सदस्य वहाँ पे होने चाहिए। जैसे अगर कंपनी के 1000 तक मेंबर है तो कम से कम 5 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, 5000 तक सदस्य है तो 15 मेंबर होने चाहिए, और 5000 से ज़्यादा है तो कम से कम 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। पर्सनली प्रेजेंट का मतलब प्रॉक्सी नहीं, खुद शामिल होने चाहिए। और प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए मीटिंग में। और अगर कोरम नहीं हो, ये कोरम मतलब मिनिमम न्यूनतम सदस्य मीटिंग में ना हो, तो क्या होगा? तो मीटिंग जो है वो या तो कैंसिल हो जाएगी या पोस्टपोन हो जाएगी, आगे के लिए एडजर्न हो जाएगी। ठीक है, कैंसिल कब होगी? जब मेंबर्स ने खुद ने बुलाया है मीटिंग, मतलब जो हमने कहा था ना मेंबर भी बुला सकते हैं, अगर उन्होंने मीटिंग बुलाई और वो लोग ही नहीं आए तो अब वापस होगी क्या मीटिंग? कैंसिल हो गई। इसके अलावा बाकी कोई मीटिंग है तो वो क्या हो जाएगी? एडजर्न हो जाएगी। ठीक है, जब भी अगली मीटिंग रखना चाहें, और अगर कुछ भी टाइम तय नहीं किया तो सेम टाइम सेम जगह पे नेक्स्ट वीक में हो जाएगी। फिर मीटिंग का एक चेयरमैन चुना जाएगा, जो वोटिंग होगी मीटिंग शुरू होते ही, जो चेयरमैन मतलब वो प्रिसाइड करेगा, उसकी चेयरमैनशिप रखेगा उस मीटिंग की। फिर प्रॉक्सी होते हैं मीटिंग के अंदर। प्रॉक्सी का मतलब मैं अगर मेंबर हूँ, खुद नहीं जाना चाहता तो मेरी जगह मैं क्या कर सकता हूँ? किसी दूसरे को अपॉइंट कर सकता हूँ। प्रॉक्सी के पास क्या होता है? राइट कि वो वहाँ जाके मेरे बिहाफ पे वोट कर सकता है। फिर वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, ये अगर वोट शेयर होल्डर है किसी कंपनी के अंदर, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के शेयर किसके पास होंगे? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट के बिहाफ पे शेयर कौन रखता है? गवर्नर या प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं वो। अब वो खुद तो मीटिंग में आ नहीं सकते तो उनका हमेशा क्या आता है? एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। ठीक है, नेक्स्ट, वोटिंग कैसे हो सकती है? हाथ खड़े करके हो सकती है, पोल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है, और पोस्टल बैलेट मतलब डाक के माध्यम से भी हो सकती है। ये अलग अलग मेथड है वोटिंग का। चलिए, इसके अलावा 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी का मतलब जो पक्ष में वोट हुए हैं वो उसके विपक्ष से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं ये सामान्य रेजोल्यूशन है।
स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, जो फेवर में वोट है, पक्ष में, वो 3 गुना होने चाहिए किसके, जो अगेंस्ट में है। मतलब अगेंस्ट में अगर 25 है तो पक्ष में 75 होने चाहिए। ठीक है, मतलब 75% पे तो क्या होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, और ऑर्डिनरी के लिए 51%। ओके, ये क्या है रेजोल्यूशन। देखिए अलग अलग जगह कंपनी लॉ में या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जहाँ कंपनी के नियम लिखे गए, वहाँ ये तय किया जाता है कि ये काम करना है तो हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिएगा, ये काम करना है तो हमें 75% मेंबर्स की वोटिंग राइट जिनके पास है उनकी सहमति चाहिएगी। फिर ये एक होता है स्पेशल नोटिस, ये हमने ऑडिट में भी पढ़ा था कि अगर ऑडिटर को हटा के उसकी जगह कोई दूसरे को लगा रहे हो, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, जो रिटायर हो रहा है उसकी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट करना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, पहले एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। क्या होता है स्पेशल नोटिस, तो देखिए जनरली जो कंपनी की मीटिंग होती है, सुनना ध्यान से, कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है उसका एजेंडा, मतलब उसमें क्या क्या डिस्कस होगा, ये कौन तय करता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं। और वो नोटिस किसको सर्कुलेट कर देते हैं, सारे मेंबर्स को। अब कई बार ऐसा होता है कुछ मेंबर चाहते हैं कि भाई हमारा जो ये मुद्दा है एक पर्टिकुलर, वो भी मीटिंग में डिस्कस हो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी के बोर्ड को एक स्पेशल नोटिस दे सकते हैं, एक खास नोटिस देंगे कि भाई ये हमारा स्पेशल एक इश्यू है जो हम आने वाली मीटिंग में डिस्कस करना चाहते हैं। और बोर्ड फिर क्या करेगा, उसको सर्कुलेट करेगा सारे मेंबर्स को, ताकि वो मीटिंग में आए उससे पहले पढ़ के आए। तो ये होता है स्पेशल नोटिस। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम 14 दिन पहले आपको मीटिंग का पहले बताना पड़ेगा, ताकि बोर्ड को 14 दिन पहले बताओगे तभी तो बोर्ड को भी तो आगे नोटिस देना होगा सारे मेंबर्स को। ठीक है, क्या एक अकेला व्यक्ति जाके दे सकता है, ये तो सबका टाइम खराब करने वाली बात हो गई। एक व्यक्ति ने कुछ भी नाम प्रपोज कर दिया कि हम इसको अपॉइंट करना चाहते हैं डायरेक्टर, और फिर वो मीटिंग में डिस्कस होगा क्या, नहीं। तो कम से कम जिनके पास 1% वोटिंग पावर है या 5 लाख तक की कैपिटल है, वो लोग क्या कर सकते हैं, ये नोटिस दे सकते हैं, इतने लोग मिलके। फिर कंपनी के जब भी वो मिलेगा नोटिस स्पेशल, वो तुरंत क्या करेंगे, आगे शेयर करेंगे किसको, सारे मेंबर्स को। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो अखबार में पब्लिश करके सबको बताएंगे। फिर कंपनी के मीटिंग्स के मिनट्स बनते हैं, मिनट्स मतलब रिकॉर्ड, जो जो उसमें डिस्कस हुआ, चेयरमैन उसको साइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये होती है एजीएम, कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसके लिए कुछ टाइम लिमिट भी तय की हुई है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कंपनी की जो फर्स्ट एजीएम है वो पहला साल ख़त्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, विदिन 9 मंथ्स। इसको कोई भी छूट नहीं दी जा सकती, मतलब आपको 9 मंथ्स में करना ही है, चाहे तो आरओसी या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इसमें डील नहीं दे सकती, मतलब आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट के अलावा जो बाकी एजीएम होती है रेगुलर हर साल, वो कब होनी चाहिए, तो साल ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको करनी है। मतलब मार्च में साल ख़त्म होता है तो सितंबर एंड तक आपको एजीएम करवानी है। कई बार नहीं होता तो ध्यान रखना, दूसरी लिमिट है 2 मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और तीसरा, हर कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर मतलब जनवरी से दिसंबर के बीच में 1 मीटिंग होना एजीएम ज़रूरी है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखना है। मतलब आप पहली चीज़ तो 6 महीने में करवानी है, मतलब सितंबर से पहले 2 मीटिंग के बीच में 15 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, और हर कैलेंडर ईयर में कम से कम 1 मीटिंग होनी चाहिए। आरओसी चाहे तो इसमें 3 महीने तक की छूट भी दे सकता है। ठीक है, फिर होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम जिसको बोलते हैं। बोर्ड जब चाहे किसी भी मुद्दे के लिए बुला सकता है, और हमने कहा था कई बार बोर्ड अगर नहीं बुला पाता तो मेंबर खुद से भी बुला सकते हैं। तो जिनके पास कम से कम 1/10 मतलब 10% वोटिंग पावर या 10% कैपिटल है, वो चाहे तो ईजीएम कॉल कर सकते हैं। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको बोर्ड को बताना पड़ेगा, कारण बताना नहीं ज़रूरी, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि हम इस मुद्दे के लिए मीटिंग बुलाना चाहते हैं। उस पर कम से कम जिनके पास 10% है कैपिटल, वो साइन करेंगे और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे उसको डिपॉजिट करेंगे। फिर वो कंपनी क्या करेगी, मीटिंग हेल्ड करवाएगी, मीटिंग का आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है, ये एक रिपोर्ट होती है ऑन एजीएम जो आरओसी को फाइल की जाती है जब भी एजीएम पूरी हो, कि इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या कंटेंट था, कहाँ हुई, कौन चेयरमैन था, कितने मेंबर्स ने अटेंड की, कॉरम थी या नहीं, कौन कौन से बिजनेस वहाँ डिसीजन हुए,
ठीक है, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट के जरिए आरओसी को फाइल की जाती है। चलिए, ये था जनरल मीटिंग। अब इसके बाद जो कंपनी लॉ का बेसिक पार्ट है वो आपका हो चुका है ख़त्म। अब इसके अलावा और टॉपिक बचते हैं कौन कौन से। एक तो बचता है डिविडेंड का, कंपनी का डिविडेंड, एक बचता है अकाउंट्स, एक बचता है ऑडिट, फिर इसके अलावा फिर एडवांस प्रोविज़न आ जाते हैं जैसे डायरेक्टर्स और बोर्ड मीटिंग और वो। तो ये डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट हम पढ़ चुके हैं। डिविडेंड और अकाउंट्स दो चैप्टर बचे हैं, तो इनको क्विकली देखते हैं। ज़्यादा इनमें भी काम की चीज़ नहीं है, सिर्फ सेक्शन की हेडिंग आपको देखनी है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है कंपनी लॉ के एक और नए लेक्चर के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपनी लॉ के कुछ एडवांस प्रोविजंस डिस्कस करेंगे, सेक्शन 123 से लेके और उसके आगे तक जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन इस एग्ज़ाम के लिए, जूनियर अकाउंटेंट और एओ के लिए, खास करके ये अकाउंट ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए ही रेलेवेंट है। और अगर आप नोट्स के अंदर देखोगे तो शुरुआत में इससे रिलेटेड कुछ बातें भी दी है। अगर आप इनको पढ़ते हो तो ये लगभग आपको हर सब्जेक्ट में कुछ जगह जगह पे इस तरह के टिप्स दिए हुए हैं। बाकी देखिए, मेरा तो एक ही चीज़ कहना है कि आप अभी लाइफ के जिस स्टेज पे हो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें खुद करनी चाहिए, खुद डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे मेरी तैयारी के लिए क्या चीज़ें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आप जब तक खुद एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपके लिए चीज़ें मुश्किल रहेगी। लेकिन एक बार अगर आप खुद उतर गए मैदान में, खुद चीज़ों को समझने लग गए, तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। सिलेबस आपके सामने है, टॉपिक आपके सामने है, लिस्ट दी हुई है, आपको बस उनको देखना है, पढ़ना है, ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। मैं क्विकली आपको सारे सेक्शन बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपनी के डिविडेंड के प्रोविज़न। तो इसमें देखिए, सबसे मेन जो सेक्शन है सेक्शन 123, सेक्शन 123। सबसे पहले डिविडेंड होता क्या है? कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, कंपनी जो प्रॉफिट मुनाफा कमाती है वो क्या करती है? बांटती है। किसको? अपने शेयर होल्डर, यानी कंपनी के जो ओनर है, मालिक है, जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका, क्योंकि उनका ही पैसा है तो प्रॉफिट उनको ही जाएगा। लेकिन सारा प्रॉफिट नहीं बांटती है कंपनी कुछ प्रॉफिट अपने पास रख लेती है। कंपनी क्यों रख लेती है? तो वो कंपनी फर्दर क्या करती है, आगे और इन्वेस्टमेंट करती है, व्यापार को और बढ़ाती है, और कुछ पैसा जो होता है वो क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिविडेंड। ये डिविडेंड दो तरह का होता है। फाइनल डिविडेंड मतलब कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वार्षिक साधारण सभा, उसके अंदर कंपनी क्या करती है? डिविडेंड डिक्लेयर करती है। मतलब ये पूरे साल के लिए होता है, इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और दो एजीएम के बीच में मतलब पिछला साल और अगला साल, उसके बीच में अगर कहीं कोई छोटा मोटा डिविडेंड दीपावली पे और इस तरीके का किया है तो उसको बोलते हैं हम इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों पे हो सकता है। प्रेफरेंस पे आपको पता है क्युमुलेटिव, नॉन क्युमुलेटिव। क्युमुलेटिव का मतलब अगर नहीं दोगे तो वो इकट्ठा होता जाएगा, उतना आगे जाके देना पड़ेगा। नॉन क्युमुलेटिव का मतलब इस साल नहीं दिया तो ख़त्म हुआ, वो अगले साल देखेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो डिविडेंड है वो किस पे दिया जाता है? पेड अप कैपिटल के ऊपर दिया जाता है। मतलब जितना पेड अप कैपिटल आपने पैसा दे रखा है उसके हिसाब से। तो सेक्शन 123 जो है वो इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। वो ये बोलता है कि कंपनी अगर अपने आर्टिकल द्वारा ऑथराइज है वो पे करेगी डिविडेंड, किसके प्रोपोर्शन में, किसके रेशियो में? अमाउंट पेड अपॉन ईच शेयर, जितना पे किया हुआ है उस रेशियो में। अब डिविडेंड के सोर्सेज क्या होंगे? तो सबसे पहला सोर्स दिया गया है क्या? प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी का जो मुनाफा हुआ, जिसमें डेप्रिसिएशन और सारे खर्चे घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा, एक तो वहाँ से। ठीक है, ओके। दूसरा, अगर कंपनी को कोई असिस्टेंस मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो डिविडेंड पे करने के लिए, तो उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जब प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें ये डेप्रिसिएशन जितना भी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुराना, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है कोई, वो सारे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से दिया जाएगा। किस रेट से दिया जाएगा? तो किसी भी रेट से दिया जा सकता है।
5%, 10%, 50%, 100%, जितनी कंपनी की कैपेसिटी, कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर इन चीज़ों में अगर कुछ गड़बड़ की है तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। देखिए डिविडेंड क्या है, एक तरीके से लाभ है, लाभांश बोलते हैं इसको। अब कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर्स, मतलब जिनसे लोन ले रखा है, एक तरीके से उधार ले रखा है, उनको ब्याज नहीं दे रही है। प्रेफरेंस शेयर उनका रिडम्पशन होना था, उनको पैसा नहीं दे रही है। ठीक है, पुराने कोई साल का डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन वो अभी तक पैसा नहीं दिया। कोई बैंक से लोन लिया, फाइनेंशियल, वो चुका नहीं पा रही है। तो बताओ क्या डिविडेंड देने का हक है? पहले तो भाई अपना लोन चुकाओ, फिर आप डिविडेंड दीजिए। तो अगर आपने ये सारे डिफ़ॉल्ट किए तो फिर आप डिविडेंड नहीं दे सकते। दूसरी चीज़, रिजर्व में क्या पैसा ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है? पहले पुराने कंपनी लॉ में ऐसा होता था कि कंपनी जब भी डिविडेंड पे करेगी तो उसको कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता था। अब ऐसा नहीं है। कंपनी चाहे तो कुछ परसेंटेज क्या कर सकती है, प्रॉफिट में से रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकती है। क्या हो अगर कंपनी में इस साल सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो गया, तो उस केस में भी कंपनी दे सकती है जो उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब पुराने साल के इकट्ठे हो रखे प्रॉफिट है, ठीक है, या फ्री रिजर्व में जो पैसा पड़ा है वहाँ से दे सकती है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल तो। लेकिन यहाँ एक लिमिट है क्या, कि जो मैक्सिमम डिविडेंड है वो लास्ट 3 साल का जो एवरेज रेट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लास्ट 3 साल में जो रेट से डिविडेंड दिया है उसका औसत, जैसे लास्ट 3 साल में 5, 10 और 15% ये दिया है, तो एवरेज आप कितना दे सकते हो, 10%। ओके, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है। ये 10% कहाँ से दोगे? जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? पुराने साल का जो इकट्ठा हो रखा प्रॉफिट, तो उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड लॉसेज सब घटाने के बाद अगर जो प्रॉफिट बचता है उससे आप दे सकते हो। अब एक बात ध्यान रखनी है, जो पैसा हम निकाल रहे हैं वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। जो कंपनी की पेड अप कैपिटल है और जो फ्री रिजर्व है उसका 1/10 मैक्सिमम आप विड्रॉ कर सकते हो। किससे? जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। ये किस केस में हो रहा है? जब करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है। अगर करंट ईयर में खूब प्रॉफिट है या प्रॉफिट है तो फिर आपको कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कंपनी चाहे उतना दे सकती है। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है तो पहली चीज़ तो रेट जो है वो अधिकतम लास्ट 3 साल के एवरेज से अधिक नहीं होगी। दूसरा, जितना पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो वो अधिकतम कितना हो सकता है? आपकी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10%। ये ध्यान रखना ही है आपको। पहले जो लॉसेज डेप्रिसिएशन वो एडजस्ट करने हैं। फिर इसी तरीके से इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर इस साल लॉस हुआ है तो फिर से वही कि लास्ट जो 3 साल में डिविडेंड दिया है उससे अधिक आप नहीं दे सकते। ओके, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। मतलब देखिए प्रॉफिट होता है क्या? रेवेन्यू नेचर का, आप बांट रहे हो, उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। मतलब उसको बोनस शेयर में कन्वर्ट करके कैपिटल बना दिया। देखिए बैलेंस शीट आपको कुछ समझ आ रहा है? ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ आ रहा है, ये रेवेन्यू नेचर का है, यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल आ रही है। आपने डिविडेंड बांटने की बजाय इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? बोनस में। और बोनस क्या बन गए? इक्विटी शेयर से, तो वो कैपिटल बन गया। इस तरीके से आप नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोसेस देख लेते हैं। बोर्ड जो है वो प्रपोज करेगा, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर क्या करेंगे? उसको अप्रूव करेंगे। अगर इन्होंने प्रपोज नहीं किया तो ये अप्रूव नहीं कर सकते खुद से। मतलब ऐसा नहीं है शेयर होल्डर ने खुद से डिसीजन ले लिया। बोर्ड पहले क्या करेगा? प्रपोज करेगा। जैसे ही डिक्लेयर हुआ तो वो क्या हो गया? एक तरीके से कंपनी की तरफ से लोन हो गया, डेट बन गया। अब कंपनी को पे करना ही है उसको। एक तरीके से कंपनी की उधारी हो गई, किसके प्रति? शेयर होल्डर्स के प्रति। और उसको 5 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? एक सेपरेट बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा करवा देना है। सेपरेट बैंक अकाउंट मतलब अलग से एक अकाउंट में। और 30 दिन के अंदर अंदर उसको किसको पे करना? उस सेपरेट बैंक अकाउंट से सारे सदस्यों को भेज देना है पैसा। और अगर जो अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड है, जो पैसा किसी ने नहीं लिया, वो क्या करना है? आपको ट्रांसफ़र कर देना है। किसको? एक नए अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अलग से अकाउंट होगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। उसके अंदर अगले 7 दिन में आपको क्या करना है? ट्रांसफ़र
कर देना है। कब? जब 30 दिन के अंदर जो पैसा क्लेम नहीं हुआ, और ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहेगा 7 साल तक, और अगर 7 साल तक भी कोई क्लेम नहीं करता तो वो पैसा चला जाएगा किसमें? इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में। ये एक फंड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंदर ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बात समझ आई? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया, शेयर होल्डर्स ने जनरल मीटिंग में अप्रूव किया, 5 दिन में कहाँ गया? शेड्यूल्ड बैंक के एक सेपरेट अकाउंट में। फिर 30 दिन में आपको पे करना है। 30 दिन बाद जो नहीं होता वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट एक अलग अकाउंट में चला जाएगा, और यहाँ ये 7 साल तक पड़ा रहेगा। और अब भी जो पैसा बच गया वो किस में चला जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में। ओके, चलिए, ये था डिविडेंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 3-4 सेक्शन थे। सेक्शन 123 से लेके 127 तक, 127 तक। अब देखते हैं इसके आगे अकाउंट्स के प्रोविज़न। तो यहाँ भी जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैं क्विकली आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये है कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड प्रोविज़न। तो सेक्शन 128 आता है सबसे ज़रूरी, जो कहता है कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने। कैसे? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ कि सारा रिकॉर्ड, जो पैसा आया गया, जो सेल परचेज, जो असेट लाइबिलिटी, उसका पूरा हिसाब किताब, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारे मतलब वाउचर से लेके जहाँ से ट्रांजैक्शन शुरू हुआ और जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने शुरू हुए वहाँ तक के पूरे हिसाब किताब, जो बुक्स होती है, सेल्स बुक, परचेज बुक, वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने। ये सारे अक्रूवल बेसिस पे होंगे और डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए। मतलब कंपनीज एक्ट कहता है आप कैश बेसिस पे नहीं कर सकते, ये अक्रूवल बेसिस पे कंपलसरी, और ऐसे होने चाहिए जो क्या दे? ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या शामिल है तो हमने देख लिया। जो खर्चा इनकम हुई वो सेल परचेज, असेट लाइबिलिटी, प्लस कुछ कंपनीज के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड भी इसका पार्ट हो गई। ये हमने ऑडिट में भी पढ़ा था कि अगर कंपनी के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब है सेक्शन 148 में तो वो किसका पार्ट बन जाएंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बन जाएंगे। कहाँ रखा जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। बोर्ड चाहे तो इंडिया में किसी दूसरे प्लेस में भी रख सकती है, लेकिन 7 दिन में आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। अब क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो। ठीक है। ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स भी आप ब्रांच ऑफिस पे रख सकते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही शर्त है कि आपको प्रॉपर रिटर्न्स जो है, रिटर्न्स यानी उसकी समरी जो है वो भेजनी पड़ेगी। क्वार्टरली एंट्री, हर 3 महीने से जो जो ट्रांजैक्शन हुए उसकी समरी। अक्रूवल और डबल एंट्री सिस्टम ज़रूरी है। ठीक है। चलिए, डायरेक्टर्स चाहें तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं नोटिस देके कभी भी बिजनेस आवर्स के दौरान। कौन जिम्मेदार है? कितने साल के लिए रखा जाएगा ये अकाउंट्स? पिछले 8 साल के अकाउंट्स रखे जाएंगे, मेंटेन किए जाएंगे। उसके बाद फिर आप जलाओ, भले फेंक दो नदी में, कुछ भी करो, लेकिन पिछले 8 साल के अकाउंट्स आपको रिकॉर्ड में रखने हैं। कौन जिम्मेदार है अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए? किसकी जिम्मेदारी है? बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसके लिए जिम्मेदारी है किसकी? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, और या इसके अलावा कोई भी पर्सन जो बोर्ड ने ऑथराइज किया है। ये था सेक्शन 128 जो बात करता है कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, अक्रूवल बेसिस पे, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में पिछले 8 साल के रिकॉर्ड, प्लस जो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हो। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या शामिल है? जितना इनकम, एक्सपेंसेस, परचेज, सेल, असेट, लाइबिलिटीज़ का पूरा रिकॉर्ड। सेक्शन 129 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ये सेक्शन बोलता है कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का। शेड्यूल 3 के हिसाब से ये बनाया जाएगा और एएस को फॉलो करते हुए। कुछ स्पेशल कंपनीज होगी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, तो उनके लिए जो अलग से प्रिस्क्राइब्ड है उनके एक्ट के अंदर वैसे बनाए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल है? अच्छा, अगर कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है कि भाई आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं तो हम जानते हैं, इसमें होता है बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज ऑफ इक्विटी। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है, और उसके रिलेटेड जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट्स जो होते हैं पीछे, वो भी इसका पार्ट होते हैं। ठीक है।
कंपनी के अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए। मतलब एएस को फॉलो करेंगे, शेड्यूल 3 को फॉलो करेंगे, और अगर ये स्पेशल कंपनी है इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, तो उनके जो रेलेवेंट एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बैंकिंग एक्ट, उसमें जो बातें बताई गई है उसको फॉलो करेंगे। यहाँ खास बात ये है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत अकाउंट्स अपने जो बताए गए हैं वैसे मेंटेन करने हैं। डेप्रिसिएशन की रेट्स भी वहीं बताई गई है। जैसे नॉर्मल कंपनी के लिए शेड्यूल कौन सा है, 6 है शायद, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आपको देखना पड़ेगा। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखे जाएंगे एजीएम में। अगर सब्सिडरी कंपनी है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे जाएंगे। और अगर कंपनी एएस फॉलो नहीं करती तो उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि क्या आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उसका कारण क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। ओके, कौन जिम्मेदार है? वही वापस से जिम्मेदार लोग हैं। किस फॉर्म में रखे जाएंगे? शेड्यूल 3 में। बात समझ आ रही है? सिंपल सी बात है। देखिए ज़्यादा कोई इसमें आप पढ़ते हो रात दिन ये चीज़ें। फिर ये किसी काम का नहीं है सेक्शन, ये भी किसी काम का नहीं है सेक्शन। सीधा आते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 132 132। अभी तक 2 सेक्शन पढ़े, 128 और 129। 128 बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, 129 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सेक्शन 132 बोलता है एनएफआर, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। मतलब एक अथॉरिटी, एक बॉडी बनाई है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड काम देखेगी। जो जितने भी एएस है, जितने भी एसएज है, ये सब नोटिफाई करेगी, इनको बनाएगी। तो ये एक अलग से बॉडी बनाई गई है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए इसकी पावर्स क्या है वो अपने लिए काम की नहीं है। सेक्शन 134 ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलता है कि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके साथ बोर्ड की रिपोर्ट और उसके साथ ऑडिटर की रिपोर्ट क्या की जाएगी? अटैच की जाएगी। बात समझ आई? हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक तो बोर्ड की रिपोर्ट और ऑडिटर की रिपोर्ट। बोर्ड की रिपोर्ट क्या होती है? जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिटेल में कुछ चीज़ें बताते हैं, जिसमें एक डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डीआरएस, रिव्यू सिस्टम नहीं है ये, डीआरएस यानी डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शामिल होगा। ठीक है, ये सब उसके साथ अटैच किया जाएगा और ये रखा जाएगा किसके सामने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, जो उसको साइन करेंगे। किससे पहले? शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, किसमें? जनरल मीटिंग में। उससे पहले वो साइन करके रखेंगे। ठीक है, साइन कौन करेगा? चेयरपर्सन करेगा या कंपनी के कोई 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होगा, या कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन साइन करेगा। चलिए बात समझ आ रही है? छोटी छोटी बातें, देखिए ज़्यादा डिटेल लायक ये है नहीं। ये बोर्ड रिपोर्ट है जो भी अपने काम की नहीं है। फिर सेक्शन 135 सीएसआर, आप जानते हो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कॉर्पोरेट यानी कंपनीज की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व। कुछ कंपनीज जो ज़्यादा पैसा कमाती है उनके लिए बोला गया कि आप हर साल क्या करोगे? 2% मिनिमम क्या करोगे? दान करोगे, कुछ गतिविधियों में पैसा लगाओगे, स्कूल, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ऐसा कुछ सामाजिक उत्थान का कार्य आपको करना पड़ेगा। तो कौन सी कंपनीज है जिनको ये काम करना है? तो हर वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, वो क्या करेगी? एक सीएसआर कमेटी बनाएगी। सीएसआर कमेटी, ये कमेटी किसकी होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कुछ डायरेक्टर को चुन के एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, एक स्वतंत्र डायरेक्टर होगा। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कमेटी बेसिकली क्या करेगी कि पैसा कहाँ लगाना, कितना लगाना, सब डिसीजन लेगी। ठीक है, नेक्स्ट, मेंबर्स चाहे तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब देखिए डायरेक्टर कंपनी के कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। बात सुनना, कंपनी के डायरेक्टर, क्योंकि वो कंपनी को चलाते हैं, वो जब चाहें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, लेकिन कंपनी के जो मेंबर्स है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं देख सकते। वो सिर्फ किसको देख सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो फाइनली बना, जो ऑडिटेड है, जो अप्रूव्ड है, उसको देख सकते हैं। उससे पहले मेंबर्स का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों? तो देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, वो सिर्फ किसके जानकारी में होती है? डायरेक्टर, जो कंपनी को चलाता है।
ऐसे तो कोई भी मेंबर आके देख लेगा कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, ताकि वो पहले शेयर खरीद सके, बेच सके उसके हिसाब से। तो मेंबर्स क्या कर सकते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज ले सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको रजिस्ट्रार के साथ फाइल किया जाएगा। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हुए उनकी एक कॉपी आरओसी को भी दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट। ये हम ऑडिट में वैसे पढ़ चुके हैं, कुछ कंपनीज के लिए कंपलसरी की गई है क्या, इंटरनल ऑडिट करवाना आपको ज़रूरी है। कौन सी कंपनी, एक तो सारी लिस्टेड कंपनी, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा है, 200 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, या आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से ज़्यादा है, या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 5 करोड़ से ज़्यादा है। देखिए ये लिमिट्स जितनी भी आ रही है ना, ऐसी लिमिट मुश्किल से कंपनी लॉ के अंदर 5 से 7 होगी। आप प्लीज़ उनको एक पेज पे अलग से लिखें और उनको याद रखें, ये मेरा निवेदन है आपसे। आप जितनी भी लिमिट्स है, चाहे इसकी हो, चाहे ऑडिट कमेटी की हो, चाहे कारों की एप्लीकेबिलिटी हो, ये जितनी भी लिमिट है ना, रोटेशन के प्रोविज़न है कंपनी के, ये सारी लिमिट्स आप एक बार अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो ये क्या इन कंपनीज़ को, या प्राइवेट कंपनी जिसका 200 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, या उसके आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो इन कंपनीज़ को क्या करवाना है, कंपलसरीली इंटरनल ऑडिट अपनी करवानी है। ठीक है, बोर्ड चाहे जिसको अपॉइंट कर सकता है, इसमें शेयर होल्डर्स का कोई रोल नहीं है, ये मैनेजमेंट करवाता है। इंटरनल ऑडिट तो बोर्ड अपॉइंट करेगा, किसी सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई भी दूसरा पर्सन जो क्वालिफाइड है उनके हिसाब से उनको वो अपॉइंट कर सकते हैं। चलिए, ये अकाउंट्स तक के सेक्शन है। इसके बाद ऑडिट के सेक्शन आते हैं जो हम ऑडिट में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद एक लास्ट डायरेक्टर और उससे जुड़े प्रोविज़न बचते हैं। यहाँ तक के लिए आप एक बार सारे सेक्शंस को वापस देखें, ज़रूर देखें। अगर आप एओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अकाउंट ऑफिसर का, तो देखिए भले ही पोस्ट कम है, चाहे जो भी बातें हैं, नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन आपको पास होने के लिए सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है, सिर्फ एक पोस्ट खाली आपके लिए चाहिए जहां आपको बैठना है। तो आप मन लगा के तैयारी करें, नेगेटिविटी को बिल्कुल आसपास भी नहीं आने दें। सिलेबस आपके सामने है, उसके अलावा हमारे जो नोट्स है, क्लासेज है, वो आपको हेल्प करने के लिए और एक्स्ट्रा चीज़ें अवेलेबल है, क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट। देखिए कुछ न कुछ तो हेल्प करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इनका अधिकतम यूज़ लें और खूब पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।